हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी और आने वाले री एग्जाम के लिए आप जोरों शोरों से पढ़ाई में बिजी होंगे दोस्तों। तो देखिए, आज उत्तराखंड जीके टेस्ट था, 9:15 बजे लाइव क्लास थी। बट लाइव क्लास थोड़ी देर चली, फिर उसके बाद ये क्लास टेक्निकल इश्यू आ गया इसमें। एक्चुअली नेटवर्क का इश्यू हो गया था और क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मोड में दे रहा हूँ। इसमें भी देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज। देखिए दोस्तों, जितने भी टेस्ट आ रहे हैं, जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है यूट्यूब चैनल पे, ये आने वाले री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करें और इन क्लासेस का लाभ लें। तो चलिए शुरू करेंगे उत्तराखंड जी के टेस्ट पार्ट 149। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, उत्तराखंड में वास्तुकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो वास्तुकला का मतलब होता है दोस्तों, जिस दौर में अच्छे भवन बने, मंदिर बने, स्थापत्य कला का ज्यादा विकास हुआ, इसी को कहा जाता है वास्तुकला का स्वर्णकाल। एंड राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कत्यूरी शासनकाल को। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छोटा जलियांवाला कांड नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की धरती में छोटा जलियांवाला कांड जो कहा जाता है, ये तिलाड़ी कांड या रवाई कांड को कहा जाता है। ठीक है, रवाई या तिलाड़ी की जो घटना हुई थी, तिलाड़ी का मैदान था और रवाई जो था परगना था उस समय। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है 30 अप्रैल 1930 को ये घटना हुई थी। ठीक है, और काफी लोग इसमें शहीद हो गए थे, इसलिए इसको छोटा जलियांवाला कांड कहा जाता है। अगला देखिए, निम्न में से मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत कौन सा है। देखिए, मंगलेश डबराल जी का जब मैंने टॉपिक दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था इनकी रचनाओं से संबंधित एक ट्रिक भी दी थी। ठीक है, तो वो ट्रिक बहुत काम किया, एक बार आप देख लेना। अभी जो सामान्य हिंदी हमारा रिवीजन महाकुंभ चला था, उसमें भी मंगलेश डबराल वाले सेशन में मैंने आपको बताया है। एंड पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये सभी इनकी काव्य रचना है। जबकि एक बार आयोवा जो है, ऑप्शन डी, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इनके ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए, तो ब्रिटिश गढ़वाल का देखिए, सबसे पहले आपको पता है दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी का निर्माण हुआ था। तो कुमाऊं कमिश्नरी बनी थी और ब्रिटिश गढ़वाल का जो प्रारंभिक मुख्यालय बनाया गया था, वो आपका कहाँ बनाया गया था, श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में प्रारंभिक मुख्यालय था। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। तो लेकिन क्या हुआ, बाद में 1839 में अंग्रेजों ने क्या किया, पौड़ी गढ़वाल को भी जनपद बना दिया। पौड़ी को जनपद बनाया और इसके एक साल बाद श्रीनगर से जो मुख्यालय था, कहाँ स्थानांतरित कर दिया, 1840 में पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक राजधानी श्रीनगर ही होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। खुदेड़ बेटी गढ़वाली के रचनाकार कौन है। तो देखिए, खुदेड़ गीत क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं कई बार उत्तराखंड की लोक संस्कृति वाले टॉपिक में। खुदेड़ गीत देखिए दोस्तों, विरह का प्रतीक होते हैं। जब भी किसी बालिका को अपने मायके की याद आती है दोस्तों, तो उसकी याद में, या अपने पति की याद आती है तो उसकी याद में ये खुदेड़ गीत गाती हैं। ठीक है, और खुदेड़ बेटी गढ़वाली के रचनाकार हैं भजन सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भजन सिंह। सिंह इनका उपनाम है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने लिखा है खुदेड़ बेटी गढ़वाली। खुदेड़ गीत का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, जैसे अभी काफल पाको वाला जो सॉन्ग है, वो भी लगभग इसी पे रिलेट करता है। और काफल पाको तो वैसे सीजनल सॉन्ग में आएगा। एंड अभी काफल का सीजन है ना, कई बार आपने सुना होगा काफल पाको मैनी चाको, और उस पर एक कहानी भी है। ऐसे दोस्तों, अभी इसी टाइम पर दोस्तों खुदेड़ गीत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घुघुती घुरैन लगी वाला, जो आपका सॉन्ग है। ठीक है, जिसमें नायिका बोलती है, घुघुती घुरैन लागी मेरो मैत की, बोडी बोडी आगे ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की। यानी कि जो घुघुती है वो ज्यादा घूरने लगी, आवाज करने लगी है। तो इसका मतलब चैत का महीना आ गया। और चैत का महीना होता है दोस्तों भिटौली पर्व, कुमाऊं क्षेत्र में काफी प्रचलित है। जिसमें जो मायके पक्ष वाले लोग होते हैं, वो अपनी बेटी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देने जाते हैं उसके ससुराल। ठीक है, तो उसी का वेट करते हुए ये गाना काफी अच्छा, एक बोल सकते हैं खुदेड़ गीत है ये। और भी बहुत से गीत है खुदेड़ में दोस्तों, कभी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो विश्वनाथ मंदिर की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, चौपखिया उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है। तो देखिए, चौपखिया जो उत्सव है दोस्तों, इसका आयोजन होता है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ का एक फेमस फेस्टिवल है चौपखिया। कभी कभी चौपखिया भी आ जाता है। ठीक है, चौपखिया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अलावा पिथौरागढ़ में ही एक कृषकों का बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है, उत्सव होता है, जिसको बोलते हैं हिल जात्रा या हिल यात्रा। ठीक है, जात्रा, जात्रा का मतलब होता है धार्मिक यात्रा।
तो हिल यात्रा होता है, इसका जो प्रमुख पात्र होता है वो होता है लखिया भूत। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिल यात्रा जो पर्व है ये नेपाल की देन है, ठीक है, नेपाल से ये आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है। इनमें से कौन सा उपदेशात्मक गीत है? तो उपदेशात्मक गीत का मतलब है वृद्ध जो चरवाहे होते हैं, उत्तराखंड में जो चरवाहे एक समुदाय होता है ना, जो कि हिली एरिया में जाते हैं, बुग्यालों में जाते हैं, तो जो बूढ़े चरवाहे होते हैं वो आने वाली जनरेशन को मैसेज देते हैं कि कैसे आपने आने वाले समय में काम करना है, क्या करना है। तो इन्हीं पूरे, बोल सकते हैं कि इन्हीं गीतों का सार कहलाता है आपका उपदेशात्मक गीत, और इनको उत्तराखंड में कहा जाता है चूरा गीत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, चूरा गीत, ठीक है। भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भोटिया जनजाति जो कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है हुड़का। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाडू घड़ी यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, जब भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने होते हैं ना, तो आपने सुना होगा गाडू घड़ी यात्रा का आयोजन किया गया राज दरबार में। तो देखिए पहले से ही राज दरबार में दोस्तों ये नियम था, जब भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले होते थे, उससे पहले ही राज दरबार यानी कि टिहरी जो राज दरबार था, वहां की जो रानियां होती थी वो क्या करती थी, तिल का तेल बनाती थी, और उस तिल के तेल को बद्रीनाथ भेजा जाता था, यानी कि वहां पे जो दीप है वो ज्वलित किया जा सके। और उसके लिए ये गाड़ू घड़ी यात्रा बहुत फेमस हो गई। और राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन है बद्रीनाथ, ठीक है। गाड़ू घड़ी यात्रा इससे रिलेट करती है। नावी ढांग किस जनपद में स्थित है? तो देखिए नावी ढांग जो है भैया, ऑप्शन ए इसमें मिट गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें पिथौरागढ़। तो नावी ढांग है पिथौरागढ़ जनपद का सबसे सुदूर गांव। और नावी ढांग गांव जो है दोस्तों, ये कैलाश मानसरोवर का अंतिम पड़ाव भी है, ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है, तो नावी ढांग है दोस्तों, या नावी ढांग गांव भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और पिथौरागढ़ जनपद में है ये। गैरी या खगोती उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो खगोती उत्सव इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका पौड़ी गढ़वाल में होगा। गैरी या गेंदी होगा यार, गेंदी, ठीक है। गेंदी या खकोटी बोलते हैं इसको, गेंदी का मेला ना, या खकोटी या खकोती उत्सव भी कहा जाता है इसको। तो ये मनाया जाता है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, गेंदी मेला बहुत फेमस है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है? तो देखिए गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपका कोट द्वार को। ऑप्शन है राइट आंसर इसका। ऐसे ही कुमाऊं का प्रवेश द्वार पूछा जाएगा, तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है काठ गोदाम, ठीक है, काठ गोदाम। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे अधिक उल्लेख किस पुराण में किया गया है? तो देखिए कुमाऊं का सबसे ज्यादा उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है, जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, वहां पे उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम पुराण की तरफ आते हैं दोस्तों, तो स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में दोस्तों, स्कंद पुराण में आपका केदारखंड और मानस खंड, ठीक है। तो केदारखंड में गढ़वाल का वर्णन है, और मानस खंड में आपका कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन देखने को मिलता है। और ये स्कंद पुराण के अंतर्गत ही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें स्किप हो गया आई थिंक, ठीक है। क्वेश्चन था इसमें, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, जो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम था ना, ये कौन से स्थल से संबंधित है? तो दुष्यंत और शकुंतला आप सभी को पता है दोस्तों, इन दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ था कहाँ पे, कण्वा आश्रम में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और यहीं पर इनके पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था भरत, जिसके नाम पे बोलते हैं कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इससे इनसे संबंधित जो स्थल है वो है कण्वा आश्रम। और कण्वा आश्रम जो है दोस्तों, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मालनी नदी के तट पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन बनता है, मालनी नदी के तट पर। ऐसे अभी कोटद्वार का नाम था ना, कोटद्वार का नाम भी तो चेंज किया गया, कण्वा नगरी किया गया ना, इसी के आधार पे वो किया गया, ठीक है। कण्वा आश्रम कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो राजमाता जो गुलेरिया थी, ये संरक्षिका थी भैया कीर्ति शाह की, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। कीर्ति शाह दोस्तों उत्तरवर्ती पौवा शासन में सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। इनको दोस्तों कंपेनियन अवार्ड भी दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी इनको इंग्लैंड में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कीर्ति शाह ने ही टिहरी का घंटाघर बनाया था 1897 में, महारानी विक्टोरिया की जो हमारी जुबली हुई थी ना उसके उपलक्ष्य में। और कीर्ति शाह ने बहुत से रिफॉर्म भी किए थे टिहरी राज में। और इसीलिए देखो देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने बोला था कि भारत के अन्य प्रांतों के राजा को कीर्ति शाह से सीखना चाहिए, ऐसा बोला था इनको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीर्ति शाह का, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम से पहले, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध दक्षेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दक्षेश्वर जो मंदिर है दोस्तों, ये आपको मिलेगा आपको हरिद्वार जनपद में। ऑप्शन इसका राइट आंसर है हरिद्वार में।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बंड विकास मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो बंड विकास मेला आपका लगता है कहाँ पे? चमोली जनपद में। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर इसका, चमोली में आयोजित होता है बंड विकास मेला। अगला क्वेश्चन है, देखिए लाइकेन गार्डन किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड में जो लाइकेन गार्डन है ये आपको देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ करके मुंशियारी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर केवल लाइकेन गार्डन पूछता है तो लाइकेन गार्डन है आपका मुंशियारी नामक प्लेस में। और वहीं अगर पूछता है कि उत्तराखंड में लाइकेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो लाइकेन का जो रिसर्च सेंटर है वो नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल में। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं पर किस पंवार वंशीय राजा ने शासन किया था? तो देखिए आपने जब चंद वंश पढ़ा होगा दोस्तों, तो चंद वंश में एक नाम आता है मोहन चंद। ठीक है, मोहन चंद के टाइम की ये घटना होती है। हर्षदेव जोशी का आपको रोल पता ही होगा। हर्षदेव जोशी को इसीलिए कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, और एटकिंसन ने उसको कुमाऊं का क्या कहा है, विभीषण भी कहा है। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि गढ़वाल के जो राजा थे वो कुमाऊं की सत्ता तक पहुंच जाते हैं। अब कुमाऊं की सत्ता तक तो ये पहुंच जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि कुमाऊं में जो मोहनचंद था, मोहनचंद जैसे यहाँ से निकल जाता है तो कोई भी राजा नहीं मिलता उपयुक्त, तो वहां पर जो हमारा प्रद्युमन शाह होता है, प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से यहाँ कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया जाता है, और वहां गढ़वाल में जयकीर्ति शाह शासन कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र ऐसा पंवार शासक जिसने दो राज्यों पर शासन किया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है, कौन सा पंवार शासक हुआ जिसने दो राज्यों पर शासन किया, क्योंकि अलग अलग राज्य थे ना उसमें, कुमाऊं का जो हमारा राज्य था वो अलग था, गढ़वाल राज्य अलग था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रद्युमन शाह। उसके बाद प्रद्युमन शाह देखिए यहाँ पे उनको रास नहीं आता है, थोड़े टाइम बाद वो वापस गढ़वाल चले जाते हैं और गढ़वाल की गद्दी पर बैठ जाते हैं प्रद्युमन शाह के नाम से। और हम बात करते हैं दोस्तों, तो परगामी जो हमारा पंवार वंश हुआ उसके अंतिम शासक भी होते हैं प्रद्युमन शाह, जो कि खुड़बुड़ा के युद्धों में नेपालियों से मतलब गोरखाओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे प्रद्युमन शाह का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो उत्तराखंड इतिहास को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीजें हमेशा दिमाग में बनी रहती है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज फटाफट सेशन मैंने यहाँ पे समाप्त किया, क्योंकि सेशन इंटरप्टेड हो गया था, सेशन कंटिन्यू हो नहीं पाया था लाइव सेशन, तो इसलिए रिकॉर्डेड सेशन मैंने जल्दी जल्दी किया। ठीक है, तो आप लोग इसको माइंड ना कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन को अच्छे से विस्तृत तरीके से यहाँ पे व्याख्या करेंगे, और जो भी संबंधित फैक्ट होंगे उनको भी देखेंगे। यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। बाकी कल से आपके जो आपका आगामी एग्जाम है, वीडियो वीपीडीओ वाला री एग्जाम, महा एग्जाम उसको बोल सकते हैं, उसके लिए दोस्तों 25 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कल से शुरू हो जाएंगे। एंड ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें 30 सामान्य हिंदी के मॉक टेस्ट, 30 सामान्य अध्ययन के मॉक टेस्ट और 30 उत्तराखंड जीके के मॉक टेस्ट आपको दिए जा चुके हैं। ये 30 के 30 जो मॉक टेस्ट है हिंदी, उत्तराखंड जीके एंड सामान्य अध्ययन के, ये मैंने इजी टू मॉडरेट दिए हैं आपको। ठीक है, और बाकी जो कल से 25 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे आपके शुरू, वो आपके मॉडरेट टू टफ लेवल के मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस बार एक अच्छी बात ये दोस्तों, जो भी आपको टेस्ट दिए जाएंगे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है इस कोर्स में। इसलिए जिन लोगों ने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है इस कोर्स में, इनरोल कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज था विश्व पर्यावरण दिवस, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आशा करता हूं कि इस साल आप एक पेड़ कम से कम लगाएंगे और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करेंगे। तो दोस्तों यहीं पे मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे विदा लेता हूं। कल मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।